स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चारू कौशिक, मेरे साथ सहयोगी अर्पिता भी लगातार आपके साथ में बनी हुई है। बड़ी खबर का रुख करेंगे। पश्चिम बंगाल में दूसरे दौर के लिए वोटिंग जारी है। दूसरे चरण के लिए 142 सीटों पर वोटिंग जारी है और 3.22 करोड़ मतदाता आज वोट डालेंगे। वोटिंग के लिए सुरक्षा के जबरदस्त बंदोबस्त किए गए हैं। केंद्रीय बलों के साथ एनआईए की तैनाती भी की गई है। पश्चिम बंगाल में आज दूसरे चरण के लिए मतदान हो रहा है और थोड़ी देर में वोटिंग शुरू हो जाएगी। राज्य में विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए 8 जिलों के 142 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान है। इन जिलों में उत्तर कोलकाता, दक्षिण कोलकाता, हावड़ा, नादिया, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, हुगली और पूर्वी बर्धमान सहित 8 जिले शामिल हैं। भवानीपुर विधानसभा सीट पर भी इसी चरण में मतदान हो रहा है, जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का गढ़ है और भाजपा ने यहां नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी को मैदान में उतारा है। तो बीजेपी के लिए दूसरे चरण का मतदान असली परीक्षा है। इससे यह तय होगा कि क्या बीजेपी भ्रष्टाचार के आरोप और नागरिकता की राजनीति के जरिए सत्ताधारी पार्टी टीएमसी की सबसे मजबूत दीवार में सेंध लगाने में कामयाब होगी या नहीं। इससे पहले पश्चिम बंगाल में 23 अप्रैल को हुए पहले चरण के मतदान में इस बात की परीक्षा हुई कि उत्तर बंगाल और आसपास के जिलों में भाजपा अपनी पारंपरिक बढ़त को बरकरार रख सकी है या नहीं। और अब दूसरे चरण में तृणमूल कांग्रेस के गढ़ कोलकाता, हावड़ा, उत्तर और दक्षिण 24 परगना, नादिया, हुगली और पूर्वी बर्धमान के मुकाबलों पर नजर रहेगी। तो दूसरे चरण में जिन 142 सीटों पर मतदान होना है, उनमें से तृणमूल कांग्रेस ने 2021 में 123 सीटें जीती थी। भाजपा ने सिर्फ 18 और इंडियन सेक्युलर फ्रंट ने 1 सीट हासिल की थी। तो चुनाव के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था भी पुख्ता की गई है। मतदान से पहले चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सतर्क रहने के निर्देश दिए। आयोग ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी उपद्रवी मतदान के दौरान विस्फोटक का इस्तेमाल ना करने पाए। बंगाल सहित अन्य राज्यों के लिए एग्जिट पोल बुधवार शाम 6:30 बजे के बाद जारी किए जाएंगे। तो दूसरे चरण के लिए 142 सीटों पर 7 बजे से वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और कुछ देर में आंकड़े जो है वो सामने आने लगेंगे कि कितने प्रतिशत वोटिंग जो है 9 बजे तक हो चुकी है। और इस बार का यानी कि जो आखिरी चरण है, दूसरा चरण है, उसका वोटिंग प्रतिशत कैसा रहता है ये देखना होगा और यही वो निर्णायक जो आंकड़ा है वो सामने आएगा कि आखिरकार इस बार मतदान कैसा हुआ है, किसके पक्ष में मतदान हुआ है। ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि कांटे की टक्कर इस बार तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच देखने को मिल रही है। लेकिन ये जो 142 सीटें हैं, ये वो सीटें हैं जो निर्णायक हैं और जो निर्णय लेती हैं कि इस बार सत्ता में कौन आने वाला है। इनमें से 91 काफी महत्वपूर्ण सीटें हैं। फिर चाहे से बात करें उत्तर 24 परगना की, दक्षिण 24 परगना की और कोलकाता की वो तमाम सीटें। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विपिन शर्मा जुड़ गए। विपिन जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले आज जिन सीटों पर मतदान हो रहा है उनके समीकरणों को कैसे आप देखते हैं? 142 सीटें, क्योंकि ये वो सीटें हैं जो सत्ता का रुख तय कर रही हैं। निश्चित बात है। देखिए, क्योंकि कहने को वाम दल और कांग्रेस पार्टी भी चुनावी मैदान में रही है पश्चिम बंगाल में, लेकिन सारा ध्यान केंद्रित है भाजपा और टीएमसी पे, क्योंकि 2021 में भी देखा था कि कांटे की टक्कर थी टीएमसी और भाजपा के बीच। वो अलग बात है कि जो दावे करे जा रहे थे भाजपा की तरफ से कि दोहरा शतक लगाएंगे, 100 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाए थे। लेकिन इस समय समीकरण बदले हुए हैं और यहां पर जोश की अगर बात करें भाजपा की, तो वो 7वें आसमान पर है, देखते ही बनता है। और सारे स्टार प्रचारक मैदान में है और खुद कमान जो संभाली हुई है वर्तमान के दौर के चाणक्य ने, अमित शाह ने, बिल्कुल। तो खुद जब मैदान में डटे हुए हैं तो अपने आप में सूरत हाल बदले हुए हैं। और इस समय उम्मीद करी जा रही है, बिल्कुल जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, दिस कॉन्टेस्ट विल गो डाउन टू द वायर्स, और बिल्कुल कांटे की टक्कर होगी। और यहाँ पर जिस तरह से सीएपीएफ की तैनाती हुई है तो अपने आप में वो भी अभूतपूर्व है, क्योंकि कोई ना कोई तो कारण है कि 2021 में जो बवाल मचा था यहाँ पर और जो हिंसा की घटनाएं हुई थी, तो उसको मद्देनजर रखते हुए कि ऐसे ना हो कि फिर कोई जान मान को नुकसान हो और यहाँ पर उपद्रव मचे, तो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो वो उसका संज्ञान लेते हुए यहाँ पर इतनी भारी संख्या में जो सुरक्षा बल हैं, तो वो उनकी तैनाती हुई है और बिल्कुल मुस्तैदी से वो लोग अपना काम कर रहे हैं। वो अलग बात है कि
टीएमसी को इस बात की आपत्ति है कि क्यों इतनी भारी संख्या में यहाँ पर तैनाती है और बिल्कुल, क्या बिल्कुल। वो वाकई में निष्पक्ष होकर काम कर रहे हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर जिस तरह से आपने बात करी अभी कि जिन सीटों पे बड़े दिलचस्प मुकाबला है, जी। तो यहाँ पर शुभेंदु अधिकारी और साथ में ममता बनर्जी, इनके बीच जो टक्कर है, तो सारा ध्यान इस समय वहां पर भी केंद्रित है, क्योंकि यहाँ पर एक तरह से क्या उस मुकाबले का परिणाम होगा, नतीजा क्या होगा, वो तो देखिए 4 मई को तय होगा। लेकिन यहाँ पर हर कोई दावा कर रहा है कि यहाँ पर बाजी वो मारेंगे। और दक्षिण 24 परगना की बात करें, उत्तर 24 परगना की बात करें, डायमंड हार्बर की बात करें जी। और कोलकाता की बात करें, हावड़ा की बात करें, हुगली की बात करें, तो यहाँ पर सब जगह जो है बिल्कुल कांटे की टक्कर है। लेकिन साथ साथ मद्देनजर ये भी रखना पड़ेगा कि जो 2021 के परिणाम थे कि यहाँ पर बाजीगर टीएमसी साबित हुई थी, और क्योंकि पहला चरण बिल्कुल समझ आता है कि वहां पर वो एक तरह से ममता बनर्जी का गढ़ नहीं था, तो वहां पर ये कारण है कि अगर गृह मंत्री की बात माने अमित शाह की, तो उन्होंने जो दावा करा था कि 110 सीटें 152 सीटों में से वो निकाल लेंगे भाजपा, यहाँ पर वो समीकरण नहीं बैठ रही, क्योंकि ये गढ़ माना जाता है। 142 जो सीटों पे आज ये चुनाव लड़े जा रहे हैं, तो यहाँ पर निश्चित बात है एक बहुत बड़ी चुनौती है भाजपा के सामने कि क्या वो सही मायने में पहले के मुकाबले अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे और इतनी सीटें निकाल पाएंगे कि वो इस हालात में आ जाएंगे कि सरकार बना पाए, उसका दावा कर पाए। क्योंकि भूलना चाहिए कि यहाँ पर बहुमत का आंकड़ा क्या है, और साथ साथ कि अगर यहाँ पर, क्योंकि अंग्रेजी का एक शब्द मैं इस्तेमाल करूंगा कि देयर इज नो रूम फॉर कॉम्प्लेसेंसी, कि यहाँ पर आप कैजुअल अप्रोच नहीं रख सकते। और भाजपा जानी जाती है 365 दिन 24 घंटे इलेक्शन मोड में रहते हैं, इसकी आलोचना भी होती है। लेकिन अगर दूसरा पहलू लें तो बहुत अच्छी बात है कि कम से कम पूरी ताकत के साथ लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भूमिका निभाते हैं भाजपा और पूरा संगठन। तो यहाँ पर बड़ा दिलचस्प हो गया है कि 152 सीटों में जो पहले चरण का मतदान हुआ और अब 142 सीटों में, तो क्या प्रदर्शन वही होगा? और 100 बातों की एक बात, सबसे जरूरी बात, कि जो वोटर टर्नआउट होगा, क्या पहले के भी रिकॉर्ड टूटेंगे? तो ये इस पे बहुत कुछ निर्भर करने वाला है। ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास, आप बने रहिए हमारे साथ। रैनिक दत्ता ग्राउंड जीरो से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रैनिक, आप कहाँ मौजूद है इस वक्त और 8:30 बजे का समय हो चुका है, क्या लग रहा है वोटिंग प्रक्रिया को देखते हुए किस तरीके से लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, क्या लोगों की भीड़ नजर आ रही है पोलिंग बूथ पर? एकदम देखिए, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सोनारपुर यानी साउथ 24 परगना का जो सोनारपुर एरिया में। मैं आपको दिखाने का कोशिश करूंगा। ठीक, मेरा दाहिने तरफ महिला वोटर का लाइन और मेरा बाएं तरफ एकदम पुरुष वोटर का लाइन। आपको देख सकते हैं कि करीब 1.5 घंटे बीत चुका है और सुबह सुबह लोग वोट देने के लिए बाहर आ रहे हैं। महिला हो, बुजुर्ग हो, नौजवान हो, सब लोग वोट देने के लिए बाहर आ रहे हैं। बहुत सारे इशू को सामने रखते हुए इस बार वोटिंग में लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दादा, सुबह सुबह वोट देने आने का कारण क्या है? जब जल्दी हो जाएगा काम, जल्दी हो जाएगा। तो इस बार कौन सा इशू इम्पोर्टेंट रहेगा? वो तो मैटर नहीं है, जो हो जाएगा वो दिख जाएगा। दादा, नौजवानों के लिए कौन सा इशू, दादा कौन सा इशू इम्पोर्टेंट रहेगा? कौन सा इशू दादा? कोई इशू नहीं। चलिए और भी बात करते हैं। दादा, कौन सा इशू इम्पोर्टेंट रहेगा? कुछ नहीं। दादा, कौन कौन विषय को इम्पोर्टेंट? चलिए महिलाओं के साथ भी बात करते हैं। मैडम, सुबह सुबह वोट देने के लिए आए हैं, तो कौन सा इशू इस बार इम्पोर्टेंट रहेगा? कौन इशू क्या है? नहीं, महिला सुरक्षा, डेवलपमेंट, कौन सा इशू? वो तो चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है वेस्ट बंगाल में। एजुकेशन अच्छा नहीं है। हम लोग जब पढ़ते थे तो अच्छा था, अभी बहुत मैं पढ़ाती हूँ ना, मुझे पता है। एजुकेशन जो भी आए, एजुकेशन अच्छा करना चाहिए और काम देना चाहिए। वो कुछ पैसे से कुछ नहीं होता है, काम चाहिए। इंसानों को काम चाहिए ना, वो जो युवा है, यंग जनरेशन, उन लोगों को काम चाहिए, बस वही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मैडम, कौन सा इशू इम्पोर्टेंट? तो ये की बात है, नौकरी चाहिए। नौकरी चाहिए और पढ़ा लिखा चाहिए अच्छा से बच्चा लोग को, बस यही चाहिए और कुछ नहीं। हो जाएगा वेस्ट बंगाल। नौकरी पढ़ाई होगा ना, वैसे ही वेस्ट बंगाल डेवलप हो जाएगा।
देखिए नौकरी और एडुकेशन इम्पोर्टेंट रहेगा। मैडम कौन कौन বিষয়গুলো ইম্পর্টেন্ট? मैडम कौन सा इशू इम्पोर्टेंट है? ফার্স্টলি সুরক্ষা, শিক্ষা অ্যান্ড চাকরি, এই তিনটে জিনিস প্রথমত দরকার। তারপরে বাকি কিছু হোক না হোক, তিনটে জিনিস সবাই চাইবে। सुरक्षा, नौकरी और एडुकेशन, ये तीनों होना ही चाहिए। यही मेन इशू रहेगा। मैडम आपको क्या लगता है? मैडम कौन सा इशू इम्पोर्टेंट रहेगा? देखिए मैडम कौन सा इशू इम्पोर्टेंट रहेगा? আমি বললাম তো, যে বললাম যেমন দরকার মহিলাদের কাজেরও খুব দরকার। বাড়িতে মেয়েদের কাজ থাকে না, সব বাড়ির বাইরে চলে যায় সংসার ছেড়ে, বাচ্চা কাচ্চা ছেড়ে। चलिए ठीक है रैनिक, आप बने रहिए हमारे साथ, आपसे लगातार जानकारी लेते रहेंगे, आप नजर बनाए रखिए। इसी बीच विपिन शर्मा हमारे साथ मौजूद है। विपिन जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जो पानीहाटी की सीट है वो भी हॉट सीट मानी जाती है। ऐसे में 2011 से टीएमसी जो है यहाँ पर जीतती आ रही है, जीत दर्ज कर रही है। ऐसे में इस बार आरजीकर मेडिकल पीड़िता जो कॉलेज में हादसा हुआ था पूरा, उनकी मां को खड़ा किया गया है, रत्ना देवनाथ को। ऐसे में किस तरह से इसका समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है? निश्चित बात है। देखिए, सत्ता पे कोई हमेशा काबिज नहीं रह सकता, और सबसे दिल दहलाने वाली जो घटना हुई पश्चिम बंगाल में, अगर हम एक आकलन करें 2021 से लेकर 2026, तो आरजी कौर वाला जो घटना हुई, उससे जो पश्चिम बंगाल की छवि धूमिल हुई, साथ में शर्मसार महसूस करा हर एक व्यक्ति ने। क्योंकि देखिए, निर्भय के बाद ये प्रतिज्ञा ली थी पूरे देश ने कि अब दोबारा निर्भय होने नहीं देंगे। उसके बाद इस तरह की दिल दहलाने वाली घटना हुई है, तो ये एक बहुत अच्छा संदेश दिया है कि भाजपा ने कि उम्मीदवार उन्हीं पीड़िता की मां को बनाया। तो ये निश्चित बात है कि यहाँ पर बिल्कुल गौरतलब होगा कि क्या वाकई में ये सीट इस बारी भाजपा के खाते में जाएगी। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि जो मैसेजिंग, क्योंकि देखिए कि एक तरफ जब बोला जाता है कि महिलाओं को सशक्त करना है और कानून व्यवस्था को और पुख्ता करना है, तो यहाँ पर और महिला मुख्यमंत्री हैं, सबसे जरूरी बात। और उसके बावजूद अगर ऐसी घटना हुई है यहाँ पर पश्चिम बंगाल में, तो ये अपने आप में बड़े सवाल उठते हैं। तो यहाँ पर ये अब आपने जो सवाल पूछा, उसकी बड़ी अहमियत है कि यहाँ पर एक जो संदेश जाएगा कि वाकई में कि महिलाओं को सशक्त भी करना है और साथ में सबको अपनी भूमिका निभानी है। तो बहुत निगाहें यहाँ पर भी होंगी कि यहाँ पर 4 मई को जब परिणाम आएंगे, क्योंकि सारा ध्यान केंद्रित अगर वहां पर रहे भवानीपुर की सीट पर या बाकी, और अगर बात करें कि कांग्रेस के जो कद्दावर नेता हैं अधीर रंजन चौधरी, वो अपनी सीट निकाल पाएंगे, अपना वजूद बरकरार रखेंगे, वो तो अपनी जगह उसकी अहमियत है। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि ये जो सीट जहां पर आरजी कौर की पीड़िता की माताजी खड़ी हुई हैं, तो वो निश्चित बात है कि एक बहुत बड़ा संदेश जाएगा। और अभी क्योंकि आप एक वोटर की प्रतिक्रिया ले रहे थे, एक युवा महिला की, तो वो अपने आप में उसके काफी मायने हैं। जिस तरह से उन्होंने जब उनसे पूछा कि यहाँ पर क्या इश्यूज है, तो रोजगार की जो बात करी, वो बहुत उसकी अहमियत है। क्योंकि युवा आप वेलफेयर स्कीम्स लाएं, वो एक अलग बात है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है रोजगार। क्योंकि अगर युवाओं के पास रोजगार नहीं होगा, तो अपने आप में युवा अगर खाली बैठा रहेगा, तो उसके भी क्या मायने हैं, वो भी जग जाहिर है, किसी से बात छुपी नहीं है यहाँ पर। तो आज का युवा रोजगार चाहता है, और रोजगार मिलेगा तो अपने आप में वो सशक्त होगा। बिल्कुल सही कहा आपने विपिन जी कि रोजगार एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, और ये मुद्दा इसकी जो गूंज है वो पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान देखने को मिली थी। आप बनी रहिए हमारे साथ, मैं आऊंगी आपके पास। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी का रुख करेंगे। दिल्ली पुलिस की बदमाशों के साथ में मुठभेड़ हुई है। केशवपुरम में पुलिस तस्कर के साथ मुठभेड़ हुई, तो पुलिस ने 3 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। तस्करों से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की गई है। नॉर्थ वेस्ट डीसीपी आकांक्षा यादव का बड़ा बयान भी इसे लेकर सामने आया, बड़ा एक्शन उनका देखने को मिला है। तो दिल्ली पुलिस की बदमाशों के साथ में मुठभेड़ हुई है। कार्रवाई की ये जो तस्वीरें हैं ये देख सकते हैं, बड़ा एक्शन लिया गया है डीसीपी आकांक्षा यादव के द्वारा। तो राजधानी दिल्ली से ये बड़ी खबर, पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है।
कार्रवाई की तस्वीर आप देख सकते हैं, बदमाशों को पकड़ा पुलिस ने। तो 3 तस्कर गिरफ्तार हुए हैं और इनके पास से शराब बरामद की गई है। केशवपुरम में पुलिस और तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई है। केशवपुरम थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 3 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया गया। तस्करों से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद हुई है। नॉर्थ वेस्ट डीसीपी आकांक्षा यादव के द्वारा यह बड़ा एक्शन लिया गया। तो ये तस्वीर कार्रवाई की, 3 तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। इनकी गाड़ी से ये कार्टन शराब की बरामद की गई। शराब की तस्करी का ये मामला सामने आया है। केशवपुरम थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। तो ये कार्रवाई की गई और तस्वीरें देख सकते हैं, इस गाड़ी से कई कार्टन शराब के बरामद हुए हैं और इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो दिल्ली पुलिस के द्वारा ये बड़ी सफल कार्रवाई की गई। तस्वीरें घटनास्थल की देख सकते हैं आप। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लगातार किस तरह केशवपुरम थाना पुलिस को ये बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। आपको बता दें 3 आरोपियों को इस दौरान गिरफ्तार किया गया है, शराब तस्करी करते हुए पकड़े गए हैं। आपको बता दें इसके खिलाफ जो है दिल्ली पुलिस ने ये बड़ा एक्शन लिया है, बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां तीनों को फिलहाल गिरफ्तार किया। इनके पास से जितनी भी अवैध शराब है उसे भी जब्त किया गया है। 3 तस्कर जिन्हें केशवपुरम के पास से गिरफ्तार किया गया। दरअसल पुलिस और तस्करों के बीच मुठभेड़ भी हुई, जिसके बाद इस मुठभेड़ के बाद जो है इन तस्करों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया, इन्हें गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से जितनी भी शराब है वो भी जब्त की गई है। नॉर्थ वेस्ट डीसीपी आकांक्षा यादव का ये बड़ा एक्शन जो है वो सामने आया है। आपको बता दें इसके बाद घेराबंदी कर ऑपरेशन चलाया गया। इस ऑपरेशन के तहत इन तीनों तस्करों को गिरफ्तार किया गया। हालांकि पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए तीनों आरोपियों को दबोच लिया। वहीं तलाशी के बाद भारी मात्रा में इनके पास से अवैध शराब भी जब्त की गई है। तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं किस तरह से कार्टन भर शराब जो है वो जब्त की गई है इनके पास से। दिल्ली पुलिस के द्वारा ये बड़ी कार्रवाई, 3 तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। घटनास्थल की तस्वीर, इस गाड़ी को जब्त किया गया है और इनपुट पुलिस के हाथ लगा था, जिसके बाद में ये कार्रवाई हुई है। गाड़ी से कई शराब के कार्टन बरामद हुई। केशवपुरम थाना पुलिस के द्वारा इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। 3 तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। इन्हें पुलिस थाने लेकर के गई है, इनसे पूछताछ की जाएगी। साथ ही जो इनका नेटवर्क है उसके बारे में जानकारी जुटाई जाएगी। कहां से ये शराब लाई गई थी, कहां इसकी सप्लाई करनी थी, क्या इनका ये नेटवर्क है। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी भावना सिसोदिया इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर बनी हुई है। भावना, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? अभी जो है हाथ लगी है दिल्ली के केशवपुरम थाना क्षेत्र में पुलिस और शराब तस्करों के बीच में जो है मुठभेड़ देखी गई है। मुठभेड़ के दौरान दोनों वाहनों की आपस में टक्कर हुई थी। दिल्ली पुलिस की स्कॉर्पियो और तस्करों की होंडा सिटी कार जो है आपस में भिड़ गई थी और मुठभेड़ के दौरान गाड़ी में भारी मात्रा में अवैध शराब भी जो है बरामद की गई है। फिलहाल केशवपुरम थाना पुलिस की क्रैक टीम ने मौके पर 3 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार तस्करों की आगे की कार्रवाई के लिए हिरासत में लिया गया है और टीम में एसआई रोहित, हेड कांस्टेबल लक्ष्मीकांत, संजीव और दीपक शामिल थे। और मैं आपको बता दूं, जिन तीनों तस्करों को इस गिरफ्तार किया गया है, फिलहाल उनसे लगातार जो है पूछताछ जारी है कि आखिरकार ये शराब कहां से ला रहे थे, क्योंकि जो बड़ी खेप एक शराब की पकड़ी गई है तो कहीं ना कहीं उसको लेकर जो है लगातार पूछताछ की जा रही है कि ये शराब जो है वो कहां से लेकर आए थे। और इनके पूरे रैकेट को भी खंगालने की कोशिश अब केशवपुरम थाना पुलिस क्रैक टीम जो है वो पूरी तरीके से लगी हुई है, डीसीपी आकांक्षा यादव के निर्देश अनुसार। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भावना हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी देने के लिए। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। भोपाल से बड़ी खबर आ रही है, जहां असलम चमड़ा के नाम पर नया विवाद सामने आया है। हिंदूवादी संगठन ने विरोध प्रदर्शन किया। हिंदू उत्सव समिति और संस्कृति बचाओ मंच का प्रदर्शन देखने को मिला। हिंदू संगठनों ने असलम को बचाने का आरोप लगाया। तो हिंदू संगठनों का आरोप है कि स्लॉटर हाउस में गौवंश को काटकर उसका वेस्ट मटीरियल रेंडरिंग प्लांट में लगाया गया, जिससे मुर्गा मछली के खाने का दाना बनाया गया था। लेकिन असलम की जमानत होते ही यहां से साफ किया जा